ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। चैप्टर है आपका ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली क्या काम होगा कि बहुत सारे आपको है ना आइटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, बोरोइंग्स हैं, डेटर हैं, क्रेडिटर्स हैं, कोई P&L आइटम की बात करेंगे, परचेस की बात करेंगे, हम सेल की बात करेंगे, डेप्रीशिएशन की बात करेंगे, कमीशन की इनकम है, कमीशन का एक्सपेंस है। ऑल दीज आइटम्स हमको वेरीफाई करना, हमको सीखना है। एग्जाम में आपसे कोई भी आइटम की असर्शन 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। इस चैप्टर के अगर मैं कवरेज की बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर लगभग कम से कम बोलूं तो 14 नंबर तो कम से कम लेके जाएगा। 14 से 18 नंबर इसकी कवरेज होती है और बच्चे की कमांड इस चैप्टर पर बिलो एवरेज होती है। एवरेज भी नहीं है बच्चा इस जगह पर। तो एक SA 315 हम पढ़ते हैं कि भाई पहले रिस्क असेस कर लो, उसके बाद रेस्पॉन्ड कर लो। बच्चे को रिस्क पता भी होता है बट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, वो इस चैप्टर पर तैयारी करता ही नहीं है। बताओ, रिस्क मुझे पता है और रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो नंबर आने के चांस क्या होंगे? कम होंगे ना। तो एक रिस्क मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ ये चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। पहली बात, इस चैप्टर में भूल जाओ कि कुछ नया कॉन्सेप्ट या कुछ नई चीज आपको यहां पर सीखने को मिलेगी, नहीं। जो भी आप पहले ऑडिट में सीख चुके हो उन सबको बस आपको यहां पर अप्लाई करना है कि कोई भी असर्शन है तो इस असर्शन पे मैं किस तरह से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए मुझे कौन कौन से ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने चाहिए। कुछ भी नई टेक्निक, नया प्रोसीजर, नया कंसेप्ट ऑडिट का इस चैप्टर में हम पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। बट एग्जाम में कवरेज की बात को 14 से 18 नंबर कम से कम ये चैप्टर अपना लेके जाएगा। तो पहला आइटम हम कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ा आइटम है ये अपने आप में, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। एग्जाम में हर एक रेंज पर इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बार भी एग्जाम में लगा हुआ था, एक करेक्ट और इनकरेक्ट का था शायद। करेक्ट और इनकरेक्ट मिलेगा, MCQ मिल सकता है, 4 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, ऑडिट प्रोसीजर्स टू एग्जामिन एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। भाई कोई भी बैलेंस शीट आइटम होता है तो उसमें आपको क्या चेक करना होता है? ECRV। व्हाट इज E? एग्जिस्टेंस। C कंप्लीटनेस। R इज फॉर राइट एंड ऑब्लिगेशन। असेट पे क्या रहता है? राइट, और लायबिलिटी पे क्या होती है आपकी? ऑब्लिगेशन। और चेक करना है मुझे इसका वैल्यूएशन। और अल्टीमेटली एक चीज और चेक करना होगा, डिस्क्लोजर। एक चीज और चेक करेंगे, डिस्क्लोजर, कि क्या शेयर कैपिटल को लेकर जो भी शेड्यूल 3 का पार्ट 1 आपसे डिस्क्लोजर करने के लिए कहता है वो सारे डिस्क्लोजर्स आपने प्रॉपरली दिए हैं या नहीं दिए। तो क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो आपको असर्शन बताएगा किस असर्शन पे आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो यहां पर असर्शन क्लियर लिखी हुई है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड द वैल्यूएशन। स्टार्ट करें। टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथराइज्ड, इश्यूड एंड पेड अप टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उठा लीजिए पहले, प्रीवियस ईयर के, और वहां पे टैली करिए क्या कि ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, इस बार वहां पे इश्यूड कैपिटल कितनी आ रही थी, और वहां पर ये पेड अप कैपिटल क्या आ रही थी, इन सब का आप टैली करिए। टैली कोई सॉफ्टवेयर वाला टैली नहीं है, टैली करने का मतलब इन चीजों को आप एक बार टैली कर लीजिए। तो टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस की लास्ट ईयर ऑथराइज कितनी थी, लास्ट ईयर इश्यूड कितनी थी, और लास्ट ईयर आपकी पेड अप कितनी थी। लास्ट ईयर के ऑथराइज, इश्यूड एंड पेड अप का टोटल आप एक बार टैली कर लो। क्लियर है पॉइंट ये वाला? इसमें ना बस समझना है केवल आपको, कुछ भी मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई टेक्निक कुछ भी नहीं है। इन केस देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर, तो जैसा लास्ट ईयर रहा था वैसा इस बार आएगा। कोई चेंज अगर नहीं है, ऑब्टेन अ रिटन कंफर्मेशन या रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी। अगर सर CS नहीं है तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होगा ना, उससे आप एक रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल कर लीजिए कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है, जितना ऑथराइज, इश्यूड, पेड अप लास्ट ईयर का था, सेम ऑथराइज, इश्यूड एंड पेड अप हमारा करंट ईयर का है। बात क्लियर? इन केस देयर इज एनी चेंज, अगर कोई चेंज हुआ, ऑथराइज में हो सकता है, इशू में हो सकता है, या पेड अप में हो सकता है। इन केस देयर इज एनी चेंज, वेरीफाई वेदर द पेड अप कैपिटल एट द पीरियड एंड इट्स विद इन द लिमिट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। कि पेड अप कैपिटल ऑथराइज को एक्सीड तो नहीं कर गया। और बताइए क्या कभी भी आप ऑथराइज से ज्यादा शेयर आप इश्यू कर सकते हो क्या? नहीं। अगर ऑथराइज से ज्यादा आपको इश्यू करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की आपको पहले कैपिटल क्लॉज को अमेंड करना होता है। ऑथराइज कैपिटल बढ़ती है, उस पर हालांकि सरकार को फीस का पेमेंट करना होता है,
तो जब ये आपकी ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगी उसके बाद ही फिर जाके आप अपने शेयर को इश्यू कर सकते हो। तो देखिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि इश्यूड कैपिटल क्रॉस कर रही है किसको, आपकी ऑथराइज कैपिटल को। तो इन केस देयर इज एनी चेंज, वेरीफाई वेदर द पेड अप कैपिटल एज एट द पीरियड एंड इज विद इन द लिमिट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कहां से वेरीफाई करनी है, इसने बताया भाई ऑथराइज कैपिटल को आप वेरीफाई करिए कहां से, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। विच क्लॉज, इट इज योर कैपिटल क्लॉज, वहां से आप एक बार वेरीफाई करिए। ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रेलिवेंट रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर ऑथराइजिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑथराइज शेयर कैपिटल इफ रिक्वायर्ड और पेड अप शेयर कैपिटल। ये बताइए जब जब आपको शेयर कैपिटल को, ऑथराइज कैपिटल को आपको इश्यू करना है, मतलब इंक्रीज करना है, क्या उससे पहले एक बीआर की रिक्वायरमेंट आएगी, नहीं आएगी? ऑल्ट्रेशन कर रहे हो आप किसके अंदर, कैपिटल क्लॉज के अंदर, क्या बोर्ड बीआर और मेंबर की मीटिंग में एसआर की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, इसके बिना आप ऑल्ट्रेशन कर नहीं सकते थे। या चलिए मैं ऑथराइज को अमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं और नया इश्यू लेके आ रहा हूं, क्या नया इश्यू लेके आने से पहले भी आपको रिजोल्यूशन पास करवाने की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। शेयर कैपिटल का आप रिडक्शन कर रहे हो, कि रिडक्शन करने पे भी रिजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर कोई चेंज हुआ ही नहीं था, अगर कोई चेंज हुआ ही नहीं था तो क्या काम करना है आपको, केवल रिटेन रिप्रेजेंटेशन आपने कॉल करना है। बट अगर चेंज हुआ है तो देख लो भाई, इश्यूड कैपिटल ऑथराइज को क्रॉस तो नहीं कर गया, और इस चेंज करने को लेकर जो जो रिजोल्यूशंस पास होने चाहिए थे वो कंपनी ने प्रॉपरली पास किए हैं या नहीं किए, उनके रिजोल्यूशन की आप एक कॉपी कॉल कर लो, मिनट्स को आप रेफर कर लीजिए। इन केस फ्रेश इश्यू मेड इन द करंट ईयर, अगर करंट ईयर में कोई फ्रेश इश्यू आपका आया है, देन चेक विद द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनी एक्ट की कंप्लायंस को आप चेक करिए। नो शेयर्स हैव बीन इश्यूड एट डिस्काउंट, ये चेक करेगी शेयर आपने डिस्काउंट पे इश्यू तो नहीं कर रखे। कौन सा सेक्शन है डिस्काउंट में डील करता है, कौन सा सेक्शन डिस्काउंट में डील करेगा? सेक्शन 53। क्या डिस्काउंट पे आपके शेयर इश्यू हो सकता है क्या? कुछ एक एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, कौन सा होता है? वो तो स्वेट इक्विटी वाला हो गया, उसको छोड़ो। उसके अलावा भी क्या कोई ऐसा है कि आपके यहां पर ऊपर कुछ लायबिलिटी होती है, उसको पूरा करना है, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स को आप वहां पे डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो, आपकी स्कीम आरबीआई से पहले अप्रूव होती है वो। चेक इफ शेयर्स आर इश्यूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर फ्रेश इश्यू आया है तो चेक करिए कि ये कैश में है या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कैसे हो सकता है? वेंडर से कोई असेट परचेस कर रहे हैं और बदले में आपने उसको शेयर इश्यू कर दिया है, इट इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चेक कंप्लायंस विद द सेबी गाइडलाइंस, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, किस केस में? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में सेबी के रेगुलेशंस आपको एप्लीकेबल होंगे। ऑब्टेन एंड वेरीफाई कॉपीज ऑफ फॉर्म्स फाइल विद द एमसीए, जब भी आप शेयर इश्यू करते हो क्या एमसीए को वेरियस फॉर्म्स आपको फाइल करने होते हैं, नहीं करने होते? वो फॉर्म्स मांग लीजिए आप उनसे। सर मांगने की रिक्वायरमेंट है क्या? ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। इन केस देयर वाज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, वेरीफाई वेदर द कंपनी हैज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड द रिक्वायर्ड फी एंड स्टैंप ड्यूटी पेबल टू एमसीए। वैसे एमसीए पोर्टल पर जब आप जाते हो ना, वहां पे फी कैलकुलेटर होता है, तो अगर मेरे को ऑथराइज कैपिटल इतनी रखनी है तो वहां पर आपको बस स्टेट बतानी, बिकॉज स्टेट वाइज ये फी वेरी करती है, तो स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिए और बताइए ऑथराइज कैपिटल कितनी, वो ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग आपकी फी कैलकुलेट करके बता देगा। और जब तक ये प्रेस्क्राइब फीस का पेमेंट जाएगा ही नहीं, तब तक आपकी कैपिटल क्लॉज में अमेंडमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा ही नहीं। तो चेक करिए अगर ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज की गई थी तो क्या जो फीस फाइल करनी होती है स्टैंप ड्यूटी वाली, क्या वो फाइल प्रॉपरली पे हुई है या नहीं हुई। सर मैं ऑथराइज नहीं बढ़ा रहा, बट मैं केवल इश्यूड कैपिटल को बढ़ा रहा हूं, क्या उस केस में स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी क्या? तब रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो आपकी जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो आपकी ऑथराइज कैपिटल पे जाती है। तो मैं ऑलरेडी जब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी तो मैंने ऑथराइज कैपिटल पे प्रॉपरली सरकार को स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट कर दिया होगा। हाँ बस वो बात अलग है कि मैंने अपने शेयर को अभी तक इश्यू नहीं किया हुआ था, आप अपने शेयर इश्यू कर लीजिए, जो भी रेक्विजिट फॉर्म्स फाइल करने हैं एमसीए को वो फॉर्म फाइल हो जाएंगे, फीस का दोबारा पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात जो टॉपिक पहले ईमानदार से बताओ कैसा लग रहा है? कुछ टेक्निकल है क्या? टेक्निकल कुछ भी नहीं है, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे आइटम्स होंगे। अभी तो केवल क्या इश्यू किया है मैंने? शेयर कैपिटल।
इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, वो भी बड़ा टॉपिक है, फिर लोन एंड बोरोइंग्स आएंगे, टेंजिबल असेट आएगा, इनटेंजिबल असेट आएगा। तो ये टॉपिक्स काफी लेंथी हैं और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की रेंज बहुत सारी पॉसिबल है। तो इसमें खुद सोचो कि आप किस किस रेंज में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू पॉसिबल हो जाएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट आपका पॉसिबल होगा, और 4 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां बनेगा। केस स्टडी तो नहीं बनेगी, बट कोई भी पॉइंट वेरीफाई करने के लिए वो आपसे कह देगा। तो बस चीजों को ना आपको बस ध्यान से इसको रीड करना है, और मेरी सलाह मानना तो साथ साथ लिखने की आदत डाल लेना इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को पढ़ते हुए साथ साथ जो भी आपने पढ़ लिया है एक बार प्लीज उसको ना रिकॉल करते हुए लिखने की आदत डाल लेना। इस चैप्टर में मात नहीं खाओगे। तो अगर आपका सपना है ना ऑडिट में मैं 70s में या 80s में 90s में स्कोर करूं, तो इस चैप्टर पे कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चैप्टर पे कमांड अगर आपकी अच्छी है, नो डाउट आप ऑडिट में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। इस चैप्टर पे कमांड अगर आपकी वीक रह गई तो फिर बाकी बचे चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके आनी होगी ऑडिट के पेपर को क्लियर करने के लिए। क्योंकि ये खुद सोचना 14 से 18 नंबर अगर एक इकलौता चैप्टर कवरेज कर रहा है 70 नंबर में से, एमसीक्यू तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो फिर बाकी एमसीक्यू की बात ही नहीं कर रहा। 14 मार्क्स तो मैं कम से कम बोल रहा हूं कि 14 to 16 मार्क्स आपको इस चैप्टर की कवरेज एग्जाम में देखने को मिली जाएगी। तो इस चैप्टर में प्लीज कमांड अपनी अच्छी करना, बार बार रीड करना, इसको बार बार जितना रीड कर सकते हो प्लीज उतना रीड करना है। शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, क्या कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है क्या? प्रीमियम का मतलब क्या कि जब हम अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इश्यू करते हैं, इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना कॉल कर सकते हैं हम? प्रीमियम पे कोई लिमिट है क्या? प्रीमियम पे कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन एक प्रीमियम को हमें कहीं ना कहीं अप्रूव तो करना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितना प्रीमियम अप्रूव करते हैं उतने प्रीमियम पे आप अपने शेयर को इश्यू कर सकते हो। और प्रीमियम पे इश्यू करते हो तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट आता है उसे एक सेपरेट अकाउंट में आपको क्रेडिट करना होता है। कुछ अकाउंट की बात बोल रहा हूं मैं। ये सेपरेट अकाउंट कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या एक फ्री रिजर्व है? क्या इसको जिस पर्पस के लिए आप चाहें उस पर्पस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं क्या? इसका लिमिटेड पर्पस होता है। एग्जाम में 4 नंबर में एक क्वेश्चन ये लग सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को किस किस पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। पढ़िए ध्यान से। इन केस कंपनी हैज इश्यूड शेयर एट अ प्रीमियम, अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया हुआ है, देन एग्जामिन कंप्लायंस विद सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एग्जामिन एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को किस किस पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया है, बिकॉज ये लिमिटेड पर्पस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये कोई फ्री रिजर्व नहीं होता। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय कंपनी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। क्या क्या देखिए, इश्यू करने के लिए फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सो व्हाट इज कॉल्ड फुल्ली पेड अप बोनस शेयर? मैं बोनस शेयर तो इश्यू कर रहा हूं, लेकिन बोनस शेयर पे मैंने क्या काम करा कि मैंने आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर दी कि 10 रुपए का है, 5 रुपए हम आपके पेड अप कर रहे हैं, 5 रुपए की हम आपसे कॉल कर लेंगे। क्या इस तरह से आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो? मैंने आज बोनस शेयर आपको इश्यू किया 10 रुपए का भाई 5 रुपए का तो हम इसको अपने एंड पर पेड अप कर रहे हैं, आपको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी बचे 5 रुपए पे आप पेमेंट कर दीजिए। क्या इस तरह से बोनस शेयर इश्यू हो सकता है क्या? नेवर। बोनस शेयर के जरिए कभी भी मेंबर के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती, कि वो हमेशा फुल्ली पेड अप ही होंगे। तो इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इन राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे जो खर्चा होता है उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ कंपनी। तो कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट होता है। क्या अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट राइट ऑफ हो सकता है? हो सकता है। आपने अपने किसी सिक्योरिटी पे डिबेंचर को आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया था, क्या डिस्काउंट को राइट ऑफ मार सकते हैं? वो आप करिए। इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, कोई सिक्योरिटी आपको प्रीमियम पे रिडीम करनी है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या डिबेंचर हो, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोवाइड करने के लिए क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप यूज कर सकते हो? वो आप यूज कर सकते हो। एंड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, क्या कहलाता है कॉन्सेप्ट? ये बायबैक। किस सेक्शन में होता है? 68। बायबैक अंडर सेक्शन 68। तो बायबैक करने के पर्पस के लिए आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो। ये बताओ क्या हमने यहां पे कुछ ऑडिट पढ़ी क्या इसमें? मैंने बस ये चेक करना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा आया था वो सेपरेट अकाउंट में गया या नहीं गया,
और ड्यूरिंग द ईयर सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर आपने अप्लाई करा है, यूटिलाइज करा है, तो वो आपने किस पर्पस के लिए करा, बिकॉज ये फ्री रिजर्व तो है नहीं, और फ्री रिजर्व नहीं है तो ये नहीं कि आप इसे किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, इसे केवल लिमिटेड पर्पस के लिए ही आप यूटिलाइज कर सकते हो, और फिर बताइए कि केवल इन्हीं पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूटिलाइज करके आ सकते हो। तो सेपरेट क्वेश्चन आपका बन सकता है शेयर इशूड एट प्रीमियम के ऊपर। क्लियर? शेयर इशूड एट डिस्काउंट सेक्शन 53, इस पर एमसीक्यू या करेक्ट और इनकरेक्ट की एक रेंज आ सकती है। क्या कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? इन जनरल नो, और अगर डिस्काउंट पे इशू कर दिया तो वो आपका इशू क्या बन जाएगा? वॉइड एब इन इशू। स्टार्टिंग से ही आपका ये इशू वॉइड बन जाता है। अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। सेक्शन 53A होता है इसके लिए, या 54 होता है? 54, सॉरी, सेक्शन 54 में स्वेट इक्विटी शेयर आप अपने डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। एनी शेयर इशूड बाय कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वाइड। A company may issue share at a discount to its creditors when its debt is converted into share in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guideline or direction or regulation specified by the RBI। पढ़ा हुआ है कभी ये? तो ये आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनका डेट है, पैसा है, बट पैसा तो आप दे नहीं पा रहे, तो आपने कहा ठीक है आपके पैसे को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? शेयर्स के अंदर। तो जो कन्वर्जन है वहां पे क्या वो आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे हो सकता है क्या? वो आपको अलाउ कर दिया गया। एनी नॉन कंप्लायंस, अगर आपने यहां पे कोई नॉन कंप्लायंस किया तो पेनल्टी की मार पड़ेगी आपके ऊपर। यानी कि अगर कंपनी ने अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दिया, अदरवाइज दी एक्सेप्शन, जो एग्जेम्पशंस हैं या एक्सेप्शंस हैं वहां पे तो अलाउ है, बट जहां पर अलाउ नहीं है उस केस में भी अगर आपने अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू किया तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through issue of share or rupees 5 lakh, whichever is less, and company shall also be liable to refund all monies received with interest at the rate 12% per annum। तो जितना भी फंड आपने रेस किया था और 5 लाख विच एवर इज लेस, इतनी पेनल्टी, पैसा वापस करना होगा 12% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के साथ। क्लियर? ऑडिटर नीड्स टू चेक, मुझे यहां पर क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट कंपनी हैज नॉट इश्यूड एनी ऑफ इट्स शेयर एट डिस्काउंट बाय रीडिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। जो भी कोई शेयर आप इश्यू कर रहे होंगे तो इश्यू प्राइस अप्रूव कहां पे होता होगा? बोर्ड मीटिंग के अंदर। आपको मिनट्स रेफर करने चाहिए। ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई दैट वेदर द कंपनी हैज इश्यूड शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guideline or direction or regulation specified by the RBI। issue of sweat equity share, ये क्या होते हैं? sweat equity क्या होता है? what is called sweat equity? खून पसीने। कंपनी के लिए खून पसीना बहाने वाले कौन? एम्प्लॉइज। तो ये किसको दिया जाता है? एम्प्लॉइज को, जो आप कह सकते हो टेक्निकल नो हाउ, अपना एक नॉलेज, अपना एक ज्ञान कंपनी को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसी क्रीमी लेयर को रिटेन करने के पर्पस के लिए कंपनी क्या देती है उनको? स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफर करती है। द ऑडिटर नीड टू वेरीफाई दैट स्वेट इक्विटी शेयर इश्यूड आर ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इश्यूड एंड द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन कंप्लाइड विद एज पर सेक्शन 54। क्या कोई अपना पहला इशू सीधा आप स्वेट इक्विटी में लेके आ सकते हो क्या? स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शेयर विच आर ऑलरेडी इश्यूड बाय द कंपनी। तो क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इश्यूड एंड फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन कंप्लाइड विद एज पर सेक्शन 54। द इशू इज ऑथराइज्ड बाय एसआर। वैसे मुझे यह भी चेक करना चाहिए कंपनी के आर्टिकल आपको अलाउ करते हैं नहीं करते। आर्टिकल का पॉइंट चेक करूंगा। और क्या कंपनी के, अगर प्रैक्टिकली बात करें, सीक्वेंस देखो, सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या ये शेयर ऑलरेडी क्लास ऑफ शेयर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। आर्टिकल ऑथराइज करते हैं नहीं करते। आर्टिकल अगर ऑथराइज करते हैं तो पहले एक बीआर पास होगा, और बीआर पास होने के बाद क्या पास करेंगे हम यहां पर? एसआर। इन्होंने सीधे तरह से एसआर की बात करी है। द इश्यू इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन इज स्पेसिफाइड। 4 बातें आपके रिजोल्यूशन के अंदर स्पेसिफाई होनी चाहिए। कौन कौन सी?
नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स एज स्वेट इक्विटी कंपनी के एम्प्लॉयज को आप इश्यू करेंगे, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितनी कंसीडरेशन आप उनसे ले रहे हो, बिकॉज कंसीडरेशन बताओ मार्केट प्राइस से कम पर हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है। क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू हुम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड, तो आप कितने इश्यू कर रहे हो, किसे इश्यू कर रहे हो, उनका मार्केट प्राइस क्या है और कितनी कंसीडरेशन पर आप इश्यू कर रहे हो। एसआर के अंदर ये चार बातें स्पेसिफाई होनी चाहिए। इस जगह पर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बन सकता है कि एसआर में क्या क्या बातें आपकी होनी चाहिए। एंड कंप्लायंस विद द सेबी गाइडलाइंस इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। क्लियर? नाउ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, विच सेक्शन? बायबैक पे कौन सा था आपका 68, रिडक्शन में होता है आपका 66। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा ना अकाउंट के अंदर, तो वहां पे कुछ आपने रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम देखी होंगी, तो कैपिटल रिडक्शन वहां पे आप करते हो। फॉर वेरीफाइंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल द ऑडिटर नीड टू एग्जामिन वेदर कंपनी हैज फॉलोड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 66। द ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। अब बताइए कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में सेपरेट बन सकता है? नहीं, कि एज एन ऑडिटर हाउ विल यू वेरीफाई एनी रिडक्शन इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी? सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है नहीं? या एज एन ऑडिटर हाउ विल यू वेरीफाई एनी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बाय कंपनी? तो मैं ये बोल के भाई देख लीजिए कि सेक्शन 54 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ, ऑलरेडी क्लास ऑफ शेयर जो इश्यू हो रखा है उससे बिलोंग करता है नहीं करता, आर्टिकल अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे, बीआर पास हुआ था नहीं हुआ था, एसआर पास हुआ था नहीं हुआ था, एसआर के अंदर ये चार बातें थी या नहीं, वो चार बातें कौन कौन सी फिर से बताओ एक बार। नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन अगर कोई ले रहे हो आप, क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय जिनको आप ये शेयर इश्यू करने के लिए जा रहे हो, अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो कंप्लायंस चेक करनी है मुझे किसकी? सेबी की। तो अगर बात करते हैं रिडक्शन की तो आपको सेक्शन 66 की कंप्लायंस चेक करनी है। वेरीफाइड दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो मुझे आर्टिकल को एक बार रेफर करना होगा, तो क्लाइंट से हम क्या कहेंगे? सर अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी दिलाइए, हम देखना चाहते हैं कि क्या आपके इस रिडक्शन को आर्टिकल ऑथराइज करते भी हैं या नहीं करते। एग्जामिन दैट देयर इज नो डिफॉल्ट with respect to repayment of deposit or payment of interest on such deposit। because अगर आपने डिफॉल्ट किए हुए हैं तो जब तक इन डिफॉल्ट को आप पूरा नहीं करते तब तक आप रिडक्शन कर ही नहीं सकते। ये बातें बताओ ईमानदारी से, आपने लॉ में पढ़ी या नहीं पढ़ी? है ना, ये मत समझना कि सर तो यहां पे भगा दिया वरना सर ने एक साथ। रिडक्शन की बातें केवल कहां है? लॉ में है। हमें तो केवल यहां पर यह देखना है कि अगर रिडक्शन हुआ है तो मुझे किन किन पॉइंट्स को यहां पर चेक करना चाहिए। तो आर्टिकल में चेक करेंगे क्या आर्टिकल इनको ऑथराइज करता नहीं करता। जब आपने ये रिडक्शन किया है तो उस दिन आपके डिपॉजिट की रीपेमेंट पे या डिपॉजिट के इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं था, तो जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा आप यहां पर रिडक्शन कर नहीं सकते थे। वेरीफाई एसआर पास्ड बाय मेंबर, वैसे इन्होंने सीधा एसआर की बात कर दी, क्या बीआर पास होगा? नहीं होगा, बीआर पास होगा। सीक्वेंस ना हमेशा ये रखो, हमेशा पहले आर्टिकल अलाउ करें, फिर बीआर पास करवाओ, फिर एसआर पास करवाओ। चाहे वो ऊपर आपका ये गया हुआ अभी कौन सा स्वेट इक्विटी, वहां पर भी मैं यही चेक करूंगी आर्टिकल अलाउ करते हैं नहीं करते, फिर बीआर पास करवाओ, फिर एसआर पास आप करवाओ। एग्जामिन द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी कंफर्मिंग द रिडक्शन, वेरीफाइड दैट अ कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड द मिनट्स हैव बीन रजिस्टर्ड एंड फाइल्ड विद द आरओसी। रिडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्राइब्यूनल को अप्लाई करना होगा। ट्राइब्यूनल को आप अप्लाई कैसे करेंगे? भाई पहले तो आपने बीआर पास करा, फिर आपने एसआर पास करा, तो अभी रिडक्शन हुआ नहीं है। रिडक्शन इतना करने के बाद आपको रिडक्शन के लिए अप्लाई करना होगा एनसीएलटी को, और जब एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा तब आप यहां पर रिडक्शन करने के लिए अलाउ हो जाते हो। तो ये अप्रूवल लेने के लिए, ये ऑर्डर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे एनसीएलटी को अप्लाई करना होगा, वहां से मेरे पास ऑर्डर आएगा। तो चेक एग्जामिन द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल कंफर्मिंग द रिडक्शन, वेरीफाइड दैट अ कॉपी ऑफ ऑर्डर and the minutes have been registered and filed with the ROC। सर कौन से मिनट्स की बात कर रहा है ये? बीआर और एसआर। जो बीआर और एसआर था ये मिनट्स भी आपको आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। चेक द आरओसी सर्टिफिकेट एज रिगार्ड टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल।
जब आरओसी के पास बेटा ये रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद ही अब आप रिडक्शन करना शुरू करोगे। यानी जो आपने अकाउंट के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो एंट्रीज पास की थी वो एंट्री पास कब होंगी, जब रजिस्ट्रार से आपको इसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा आप रिडक्शन करना स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो रिडक्शन से पहले क्या क्या हुआ, आर्टिकल चेक कर लिया, बीआर चेक करा, एसआर चेक करा, ट्राइब्यूनल को फाइल की मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी होगी, उनका ऑर्डर आया होगा, उनका ऑर्डर और ये मिनट्स अप्लाई कराया हमने किसको, रजिस्ट्रार को, किसको रजिस्टर्ड करिए, और जब कहीं जाके आरओसी ने इसको रजिस्टर्ड करा तब जाके अब आप रिडक्शन को अप्लाई करेंगे। एग्जामिन करिए आप इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज जो आप अकाउंट्स में पास करते हो बहुत सारी। चेक वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 हैव बीन कंप्लाइड विद कैपिटल के रिडक्शन को लेकर। कंफर्मिंग वेदर द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। विच काइंड ऑफ रिवैल्यूएशन, जब आप रिडक्शन करते हो तो क्या अपनी असेट को, लायबिलिटी को आप रिवैल्यू करते हो या नहीं करते। कंफर्म दैट द वर्ड एंड रिड्यूस्ड if required by order of tribunal have been added to the name of the company in balance sheet। ये कब रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उस केस में हाँ कि भाई आपने अपनी हालत को सुधारा है बुक एंट्रीज के जरिए, तो वहां पर यूजर को मालूम हो सके कि हाँ इसमें कुछ चीजें ऐसी की गई हैं, तो नाम के साथ क्या लग दिया जाता है, एंड रिड्यूस। तो कंफर्म दैट द वर्ड एंड रिड्यूस इफ रिक्वायर्ड by the order of tribunal have been added to the name of the company in balance sheet, and if company has made any buyback of securities ensure compliance of specific requirement of section 68 of the act। इस जगह आप बच गए, क्यों, बायबैक का प्रोसेसर नहीं लिखा इन्होंने स्टडी मटेरियल के अंदर, बस इतना बोल दे कि भाई अगर बायबैक भी किया है तो 68 की कंप्लायंस लिख लो, चेक कर लो। जैसे कि ऊपर ये बोल सकते थे कि भाई अगर रिडक्शन किया है तो 66 की आप कंप्लायंस चेक कर लो, बट 66 की जो बातें थी कि कहीं ना कहीं वो स्टडी मटेरियल में छाप दी नहीं छाप दी, यहां नहीं छापी इस जगह पर। तो ओल्ड जो सिलेबस था आपके सिलेबस से पहले उसमें ना कंपनी ऑडिट को लेके 2 चैप्टर हुआ करते थे, कंपनी ऑडिट फर्स्ट एंड कंपनी ऑडिट सेकंड। और कंपनी ऑडिट सेकंड के अंदर ये सारे टॉपिक कवर होते थे कि वहां पर हमसे शेयर कैपिटल चेक करवाता था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर था या कोई प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर था, बोनस शेयर की बातें थी, ऑल्ट्रेशन था, रिडक्शन था, ये सारे टॉपिक्स वहां पे कवर किए हुए थे और हर टॉपिक अपने आप में सेपरेट था। लेकिन यहां पे क्या है, पहले उन्होंने एक मेन टॉपिक कवर कर दिया कि ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर मुझे इन पॉइंट्स को चेक करना है। एग्जाम में आपसे शेयर कैपिटल ओवरऑल एक साथ चेक करने के लिए कभी भी नहीं पूछेगा, तो आइडेंटिफाई करते हुए चलिए कि कहां कहां पर सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन सेपरेट आपका बन सकता है डिस्काउंट पर, क्वेश्चन सेपरेट बन सकता है आपका प्रीमियम पर, क्वेश्चन सेपरेट बन सकता है आपका रिडक्शन पर, क्वेश्चन सेपरेट बन जाएगा आपका स्वेट इक्विटी को लेकर। क्या बायबैक पर सेपरेट क्वेश्चन पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बायबैक के लिए इसने बस इतना कह दिया सेक्शन 68 की कंप्लायंस को आप चेक कर लेना। जबकि जो ओल्ड सिलेबस के अंदर कंपनी ऑडिट 2 हुआ करता था वहां पर सेक्शन 68 की पूरी कंप्लायंस लिखी हुई थी, किन किन पॉइंट्स को आप वहां पर जाके चेक करेंगे, बट आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो बायबैक पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ऑडिट प्रोसीजर्स टू एग्जामिन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर को लेकर क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। एंश्योर वेदर फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 हैव बीन कंप्लाइड विद फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान से बेटा प्लीज इस टॉपिक को देखना, टाइम है अभी। नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर ऑथराइज्ड, यानी आपके ऑथराइज शेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर कितने हैं और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, ये आएंगे आपके नोट्स के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर। नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये नंबर्स आपको बताने होंगे। पार वैल्यू पर शेयर, शेयर की पार वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू। अ रिकंसिलिएशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, की बिगिनिंग में कितने थे, कितने आपने इश्यू कर दिए है ना, और या कितना आपने सपोज बायबैक करा, और एंड में आके हमारे पास ये क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल के आ रहे हैं, इसका एक रिकंसिलिएशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना होगा। फिर से देख लीजिए एक बार। फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल द नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड, द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड,
par value per share, a reconciliation of number of shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period. हर एक शेयर के साथ आपके जो राइट, प्रीफरेंसेस एंड रेस्ट्रिक्शन अटैच हैं वो आपको डिस्क्लोज करना होगा. जैसे बताओ कि शेयर के ऊपर आपके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो जो हर एक शेयर पर, हर एक क्लास ऑफ शेयर पर जो भी आपके डिफरेंशियल राइट हैं या किसी भी शेयर पे जो भी प्रीफरेंस है या शेयर पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको डिस्क्लोज करनी होगी. द राइट, प्रीफरेंसेस एंड restrictions attaching on each class of share, including restriction on distribution of dividend and the repayment of capital. Share in respect of each class in the company held by its holding company. इसको जरा ध्यान से आप देखना. Share in respect of each class in the company held by its holding company. यानी हमारी कंपनी में कितने शेयर्स रखे हुए हैं, किसने? हमारी होल्डिंग कंपनी ने. इट्स अल्टीमेट पेरेंट होल्डिंग. सर इसका मतलब क्या है? होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट पेरेंट होल्डिंग का मतलब क्या है? बताओ, सोच लो. नहीं पता? कमाल कर दिया. मेरी एक होल्डिंग कंपनी के ऊपर कोई और होल्डिंग कंपनी, तो जो होल्डिंग कंपनी के ऊपर होल्डिंग कंपनी बैठी है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. भी सी लिमिटेड को होल्ड कर रही है बी लिमिटेड, बी को होल्ड कर रहा है ए लिमिटेड. तो ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, बट ए लिमिटेड जो ऊपर टॉप पे बैठी हुई है वो क्या है? इट इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ कंपनी हेल्ड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी. की होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो रखी है? इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय or by subsidiaries or associates company of holding company or the ultimate holding company in aggregate. भाई मेरे अंदर होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, या मेरे अंदर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, या मेरे अंदर होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, इन एग्रीगेट उन्होंने मेरे में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये डिस्क्लोजर आपको देना होगा. शेयर इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर holding more than 5% share specifying the number of shares held. ये इस बार एग्जाम में शायद करेक्ट और इनकरेक्ट में लगा हुआ था कि अगर आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है किसी की स्पेसिफिक, वो मोर देन 5% निकल के आती है, यानी किसी एक पर्सन के पास आपके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के 5% से ज्यादा की होल्डिंग है, तो उसका नाम और उसके पास कितने शेयर्स हैं उसका डिस्क्लोजर भी आपको नोट्स में देना होता है. शेयर इन द कंपनी हेल्ड बाय each shareholder holding more than 5% share specifying the number of shares held. Shares reserved for issue under option and contract या commitments for sale of share or this investment including the terms and amount. What is called option? What is called share under option? ESOP. Best example. क्या होता है ये? आज कंपनी ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करा और उसमें आज आपके पास शेयर तो नहीं आए, लेकिन आपके पास फ्यूचर में एक ऑप्शन होगा कि आप कंपनी में इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो आपको डिस्क्लोज करना होता है. तो शेयर रिजर्व्ड फॉर इश्यू, बिकॉज अभी इश्यू नहीं हुए, बट फ्यूचर में अगर इस बंदे ने अपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो फ्यूचर में इसको इतने शेयर हमको इश्यू करने पड़ जाएंगे. तो शेयर्स रिजर्व फॉर इश्यू अंडर ऑप्शन and contract या commitment for sale or share disinvestment including term and the amount, and for a period of 5 years, for a period of 5 years immediately preceding the date as which the balance sheet is prepared, aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash. Aggregate number and class of share allotted as fully paid up by way of bonus share and aggregate number and class of shares bought back. पिछले 5 साल में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. For the period of 5 years immediately preceding the date as which the balance sheet is prepared, aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash. यानी कि शेयर issued for consideration अदर देन कैश. पिछले 5 साल में आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? पिछले 5 साल में आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं बाय वे ऑफ बोनस शेयर,
और पिछले 5 साल में आपने कितना बायबैक किया है वो आपको डिस्क्लोजर यहां पे देना होगा। तो एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है कि बताइए पिछले कितने सालों का आपको एग्रीगेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है इन चीजों को लेकर, जहां पे आपने बायबैक करा है या बोनस है या शेयर इश्यू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो 5 साल का आपको यहां पर एग्रीगेट देना होता है। क्लियर? टर्म ऑफ एनी सिक्योरिटी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इश्यूड, इसका मतलब बता दो। टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इश्यूड, कोई भी सिक्योरिटी है जिसको फ्यूचर में ऑप्शन होता है कि एक टाइम के बाद आप इसका कन्वर्जन करवा सकते हो। कॉल्स अनपेड कितनी है, फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं वो आप बताइए। एंड अ कंपनी शैल डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स एज बिलो शेयर्स हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इस बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में था कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को किस तरह से कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है, किस तरह से प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है। तो सीरियल नंबर, जितने भी आपके प्रमोटर्स होंगे, प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स कितने पास है उसका परसेंटेज क्या निकल के आ रहा है कंपनी के टोटल शेयर्स में, और परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी इसको और इश्यू किया है तो इस साल इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ था। तो ये डिस्क्लोजर आपको देना होता है प्रमोटर्स को लेकर। क्लियर था टॉपिक ये? कोई डाउट? लेंदी तो है, देखो मैं पहले बोल रहा हूं, और पूरा आपसे एक साथ नहीं पूछेगा, मार्क करवा तो चल रहा हूं इसलिए कहां कहां पे क्वेश्चन पॉसिबल होंगे। चलें आगे। इस पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन इस बार तो लगा नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग इस बार एग्जाम में, इस अटेम्प्ट में इसके आने के पूरे पूरे चांस होंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड एंड द शेयर प्रीमियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, बल्कि मैं कह सकता हूं कि 99.99% इस अटेम्प्ट में ये टॉपिक आपको शायद देखने को मिल जाएगा। टॉपिक क्या है पहले एक बार पढ़ने का जरा खुद का अटेम्प्ट करिए। मैं स्क्रीन इस पे यहां तक छोटी कर दूं, एक सेकंड रुकना। जितना स्क्रीन पे उतना ही पढ़ के देखिए, समझ में आता है क्या कुछ? यहां समझ में आ गया तो मेरा कंपनी ऑडिट में टाइम बच जाएगा एक जगह पर, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। क्या ये डिस्क्लोजर हमेशा आएगा? क्या ये डिस्क्लोजर हमेशा आएंगे? देन आंसर इज नो। अगर ऐसा हुआ है, क्या लिखा है स्टार्टिंग में, वेयर कंपनी हैज एडवांस, अगर ऐसा हुआ है तो फिर इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर आएंगे। बट अगर ऐसा हुआ ही नहीं है, अगर ऐसा हुआ ही नहीं है तो फिर इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर भी नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ ही नहीं है तब इससे रिलेटेड आपके डिस्क्लोजर भी नहीं आएंगे। बट ये हो क्या रहा है वो समझ में आ जाए पहले आपको। डिस्क्लोजर तो दूर की बात है, ये हो क्या रहा है इसके अंदर, ये लैंग्वेज आपको पकड़नी है, ये हो क्या रहा है। आया समझ में? इतने जल्दी समझ में आएगा ही नहीं, इसको यहां समझने का अटेम्प्ट करिए। कंपनी ने किसी पर्सन या एंटिटी को कुछ फंड्स प्रोवाइड किए हैं। कंपनी ने किसी पर्सन या एंटिटी को कुछ फंड्स प्रोवाइड किए। जो ये पर्सन या एंटिटी है इसको बोल रहे हैं हम यहां पर इंटरमीडियरी, यानी कि बिचौलिया। यानी बिचौलिया है तो बताइए क्या फंड की डेस्टिनेशन क्या यहां पर रहेगी या आगे जाने हैं? आगे जाने, ये तो बिचौलिया बन गए। बोले आपको हम फंड दे रहे हैं और आपको ये फंड प्रोवाइड करने हैं कहां पर? आगे।
आगे कौन? बोले अल्टीमेट बेनिफिशियरी। आगे कौन? अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो अगर कंपनी ने अपने कुछ फंड में से, जो फंड उसने बोरो किए या कहीं से भी अरेंज किए, उनमें से उसने कुछ पैसा किसको दिया हुआ है? इन इंटरमीडियरी को दिया। और इंटरमीडियरी को दिया, बोले या तो आप ये पैसा आगे इनको प्रोवाइड करवाइए, या इनके बिहाफ पर आप कोई गारंटी या सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कराइए। तो अगर कंपनी ने ऐसा कोई पैसा इस इंटरमीडियरी को दिया है, तो इसको लेकर कंपनी को अपने यहां पर नोट्स में देने पड़ेंगे कुछ डिस्क्लोजर्स। बात समझ में आ रही है? कंपनी ने पैसा दिया है किसको? बिचौलिए को। कंपनी ने पैसा दिया है किसको? बिचौलिए को। आप ये बोलिए, कंपनी ने पैसा दिया बिचौलिए को, क्या कहते हुए कि ये पैसा कहां लगाओ आप? अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक ये पैसा पहुंचाइए, या फिर पैसा हम आपको दे रहे हैं, आप केवल एक काम करिए, उसके बिहाफ पर आप क्या दे दीजिए, कोई गारंटी या सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करवाइए। फंडिंग में आपके पास रखवाता हूं कि कल को कुछ फॉल्ट हुआ तो मैं पीछे खड़ा हूं आपके। तो या तो आप ये पैसा आगे पहुंचाइए, या फिर कोई गारंटी प्रोवाइड करने की बात हो सकती है। तो अगर कंपनी ने इस तरह का कोई पैसा किसी इंटरमीडियरी को दिया है, तो फिर यहां पर इसके कंपनी को क्या देने पड़ेंगे? अपने यहां पर नोट्स में कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। क्लियर? और जब मैं ऑडिट करने के लिए जाता हूं, इसको ध्यान से प्लीज सुनना, बिकॉज जब मैं कंपनी ऑडिट में आऊंगा ना, तो उस टाइम पे मैं इस केस पे इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा। जब मैं ऑडिट करने के लिए जाता हूं, तो ऑडिट करने के टाइम पर कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर आप कंपनी के मैनेजमेंट से कॉल करेंगे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन, कि जो आपने डिस्क्लोज करा है इसके अलावा कोई और ऐसी इनडायरेक्ट फंडिंग नहीं है। जितनी भी ऐसी इनडायरेक्ट फंडिंग है वो आपने क्या करी है? डिस्क्लोज करी है। इनके अलावा कोई और इनडायरेक्ट फंडिंग हमारी नहीं है। इस बात पर आप कंपनी के मैनेजमेंट से क्या कॉल करेंगे? एक रिटन रिप्रेजेंटेशन आप कॉल करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसे याद करिए, इनडायरेक्ट फंडिंग है ये, इट इज इनडायरेक्ट फंडिंग। अब पढ़ के देखिए, वेयर कंपनी हैज एडवांस्ड, और एक एक वर्ड पे प्लीज फोकस बहुत अच्छा करना, वेयर कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड, कोई भी नाम हो, फंड्स आइदर फ्रॉम बोरोड फंड्स और शेयर प्रीमियम और एनी अदर सोर्स और काइंड ऑफ फंड। यानी उसने खुद कहीं से बोरो किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम आया था, या कहीं से भी पैसा आया, यानी अपने पैसे में से वो आगे किसी बिचौलिए को पैसा दे रही है। टू एनी अदर पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज, इनको नाम क्या दे दिया गया? इंटरमीडियरीज, विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज that such intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatever by or on behalf of company। नाम क्या दिया गया इनको? अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचाइए, या फिर पैसा मत पहुंचाइए, उनके लिए आप क्या दीजिए? गारंटी रखवाइए। प्रोवाइड एनी गारंटी, सिक्योरिटी और द लाइक का मतलब इन्हीं का मिलता जुलता। गारंटी के नाम पे हो सकता है, सिक्योरिटी के नाम पे हो सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो अगर ऐसी कोई इनडायरेक्ट फंडिंग कंपनी ने करी है, देन कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा? डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड एडवांस्ड और लोन और इन्वेस्टेड इन द इंटरमीडियरीज विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच इंटरमीडियरी। भाई किस तारीख को दिया था, कितना दिया था, और किस इंटरमीडियरी को दिया था, यह आपके डिस्क्लोजर में आना चाहिए। बी, डेट एंड द अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड बाय सच इंटरमीडियरी टू अदर इंटरमीडियरीज और अल्टीमेट बेनिफिशियरी अलोंग विद द कंप्लीट डिटेल ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। फिर जो आपका बिचौलिया था उसने कब ये कितना पैसा या तो किसी और इंटरमीडियरी को दिया, या फिर उसने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दिया। डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी, सिक्योरिटी और द लाइक प्रोवाइडेड टू और ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, उसने कितनी गारंटी प्रोवाइड कराई है। एंड डिक्लेरेशन दैट रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, बिकॉज अगर फॉरेन इंटरमीडियरी आएगी तो फेमा की कंप्लायंस करनी पड़ेगी आपको। तो डिक्लेरेशन दैट रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट 1999 एंड द कंपनीज एक्ट हैज बीन कंप्लाइड विद
फॉर सच ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शंस आर नॉट इन वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। क्लियर? एग्जाम में ना आपसे ये पूछेगा कि अगर ऐसी कोई इनडायरेक्ट फंडिंग होती है तो क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है, आपको डिस्क्लोजर्स बस पता होने चाहिए। पर बताओ टॉपिक समझ में आया नहीं आया? अगर ये ए समझ में आ गया तो बी कुछ भी नहीं है। ए पॉइंट में तो कंपनी फंड प्रोवाइड करा रही थी, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट में कंपनी बिचौलिया है। इस बी पॉइंट में क्या है? कंपनी बिचौलिया है। यानी बिचौलिया क्या है कि इसको कहीं पीछे से क्या मिला है? फंड प्रोवाइडर से इसको फंड मिले हैं, जिसको कि इसको आगे ठिकाने लगाने कहां तक? अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक, या किसी और इंटरमीडिएरी को देना होगा, या फिर किसी के लिए इसको गारंटी प्रोवाइड करनी होगी। तो यहां पर बी पॉइंट में, ए पॉइंट में कंपनी फंड प्रोवाइडर थी और बी पॉइंट के अंदर कंपनी फंड प्रोवाइडर नहीं है। यहां पर क्या है? अगर कंपनी कोई बिचौलिया है, इंटरमीडिएरी है। पढ़ के देखिए, अब समझ में आएगा ये आपको। वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड एनी फंड, किससे? फ्रॉम एनी पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज कॉल्ड एज फंडिंग पार्टी। बिकॉज मैं तो, यानी पहले वाले केस में कंपनी फंडिंग पार्टी थी, इस केस में कंपनी फंडिंग पार्टी नहीं है, वो इंटरमीडिएरी है। विद द अंडरस्टैंडिंग whether recorded in writing or otherwise that the company shall, वही लैंग्वेज आएगी, directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the funding party, that is ultimate beneficiary, or provide any guarantee, security or the like on behalf of the ultimate beneficiary, then the company shall disclose the following। वहां पे तो हम डिस्क्लोज क्या कर रहे थे? किस तारीख को फंड दिए थे। यहां पे क्या डिस्क्लोज करेंगे? किस तारीख को फंड मिले थे। डेट एंड द अमाउंट ऑफ फंड रिसीव्ड फ्रॉम फंडिंग पार्टीज विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच फंडिंग पार्टी। डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस्ड और लोन और इन्वेस्टेड इन अदर इंटरमीडियरीज और अल्टीमेट बेनिफिशरीज along with the complete detail of other intermediaries or ultimate beneficiary, जो अब आपने आगे प्रोवाइड करे। डेट एंड द अमाउंट ऑफ गारंटी, सिक्योरिटी और द लाइक प्रोवाइडेड टू और ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी एंड द डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द फेमा एक्ट 1999 एंड द कंपनी एक्ट सेम एज डिस्कस्ड इन ए अबव। मैंने यहां पे थोड़ा शॉर्टकट ले लिया, कौन सा? ये वाला, कि ट्रांजेक्शंस आर नॉट वायलेटिव ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये आपके डिस्क्लोजर्स निकल के आएंगे एग्जाम में। इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। आई थिंक इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया भाई। शेयर कैपिटल का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। सबसे बड़ा टॉपिक इस चैप्टर में यही था। आगे भी कुछ बड़े टॉपिक्स आएंगे, बट इतना बड़ा नहीं होगा कि इतना टाइम हमारे यहाँ पे लग जाए। आई थिंक इसमें 1 घंटे के आसपास लगा है शायद, कितना? 4:15। हाँ, तो लगभग 50 मिनट के आसपास। टॉपिक कैसा लगा? हाँ, पढ़ लो। कौन सा, कहां से पढ़ लो? स्टार्टिंग से पढ़ लो, ए पढ़ लो। फंड मिला, बोले कि उसके बिहाफ पर गारंटी आप प्रोवाइड कराइए। नहीं, आप केवल गारंटी दो, पैसा मैं आपके पास रखवा रहा हूं। कल को उसने कुछ फॉल्ट किया तो आप गारंटी आप पूरी करिए, फंड अपने पास रखिए। तो या तो पैसा दे रहे हैं कि आप आगे पैसा प्रोवाइड करवा दो। कुछ भी काम हो सकता है। कंपनी कोई भी हो सकती है, कंपनी कोई भी हो सकती है, पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट इलीगल पर्पस के लिए तो नहीं होगा। काफी सारे अरेंजमेंट होते हैं बेटा कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, काफी सारे अरेंजमेंट होते हैं कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर। तो कुछ भी पर्पस हो सकता है कि ठीक है, मैं सपोज कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हुए चल रहा हूं, बट मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि इस कंपनी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो हमारी स्ट्रेटजी है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट हम चाहते हैं हमारा नाम डिस्क्लोज ना हो। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक कंपनी में पैसा दूं, भाई तू उस पैसे को आगे लगा दे। तो जिस पैसे मैंने जिसको पैसा दिया वो तो इंटरमीडियरी, जिसको आगे तक पहुंचना है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हो गया। तो भाई आप मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए आगे, क्योंकि मैं अपना नाम पिक्चर में लेके नहीं आना चाहता। तो कई सारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है इस तरह की। तो या तो आपको फंड लगाने होंगे, या पैसा मैं आपके पास रखवा रहा हूं, आप फंड मत लगाइए आगे, केवल उसके बिहाफ पर क्या करिए, आप एक गारंटी प्रोवाइड करवा दीजिए। कुछ भी पर्पस हो सकता है इन दोनों में से, या तो फंड आगे प्रोवाइड करवाना, या उसके लिए गारंटी, सिक्योरिटी और द लाइक एज द केस में भी वो आपको इशू करना है। अगर पैसा दिया है तो क्या डिस्क्लोजर है, और पीछे से ऐसा करने के लिए पैसा मिला है तो क्या डिस्क्लोजर है। अच्छा, कंपनी अगर अल्टीमेट बेनिफिशियरी है तो क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ रही है क्या?
कंपनी अगर एक फंड प्रोवाइडिंग है तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन्होंने कहा, अगर वो एक इंटरमीडियरी है तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, अगर आप अल्टीमेट बेनिफिशियरी है तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट निकल के नहीं आ रही है। टॉपिक समझ में आया? चलिए तो कल मिलते हैं, कल हम इसमें कंपनी ऑडिट को कंटिन्यू करेंगे और बाद वाले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा आपसे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वो टॉपिक बहुत सिंपल है। चलिए सेशन एंड करें।